यस बेटा, लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट कर दिया था ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस। हमने आइडेंटिटी फंक्शन किया था, आइडेंटिटी फंक्शन किया था और कांस्टेंट फंक्शन फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे हम। चैप्टर सेकंड में फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन कर चुके हैं हम। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मींस y इक्वल टू x इज आइडेंटिटी फंक्शन। आपको याद होगा मैंने ग्राफ बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। आप देखिए बेटा, आप इसमें x को 0 रखेंगे तो y 0, x को 1 रखेंगे तो y 1, x 2 रखेंगे तो y 2, x 3 तो y 3, x minus 1 then y minus 1, x minus 2 then y minus 2 and so on। तो ग्राफ जो है क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है वो डोमेन बनाता है, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है वो क्या बनाता है, रेंज बनाता है। लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैसे बता सकते हैं डोमेन रेंज कि x की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। बेटा फंक्शन अगर रियल से रियल है तो ऑब्वियस है कि डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और देखो आप जो x की वैल्यू पुट करोगे वही y की वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, रियल से रियल पर है। तो डोमेन ऑल रियल और जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू, तो रेंज भी क्या है, ऑल रियल। तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि डोमेन ऑल रियल्स और रेंज भी ऑल रियल्स, मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। डोमेन भी यही होगा और रेंज भी यही होगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मींस y इक्वल टू c एनी कांस्टेंट। y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये है y इक्वल टू c, ठीक है। तो आप x की वैल्यू तो कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू तो c ही आएगी। यानी कि आप यहाँ से x की वैल्यू तो कुछ भी पुट करो, यहाँ पर कोई c है, y की वैल्यू तो क्या आएगी, आप x की वैल्यू कोई भी रियल पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी, c। हाँ जी, ये फंक्शन है ना, हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, क्या है हर किसी की इमेज, c। लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है ना, इस एलिमेंट की इमेज भी c है, इस एलिमेंट की इमेज भी c है, इस एलिमेंट की इमेज भी c है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज है, किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है। तो इसलिए ये फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो डोमेन और रेंज की बात करें, बता चुकी हूँ वैसे मैं आपको, इसमें डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, आप कोई भी रियल पुट करें। तो रेंज क्या आएगी, y की वैल्यू तो c ही आएगी। पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी ब्रेसेस यूज होती हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं। पर्टिकुलर इसी एलिमेंट को शो करने के लिए कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ओपन और क्लोज ब्रेसेस तो इंटरवल्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं उसके बाद आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन के बाद आ जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा वेरी कर सकता है, कोई भी हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना लेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 पर है, पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 13। क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, डिफाइन अ फंक्शन f इज फ्रॉम रियल टू रियल विच इज y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन है, आपको एक टेबल नीचे गिवन है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिर इसकी डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, क्या है फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स।
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। इट्स द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। नीचे एक टेबल गिवन है। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है एक्स एंड वाई। इस टेबल में आपको x की कुछ वैल्यूज गिवन है। क्या है x की वैल्यूज? x की वैल्यूज है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और उसके बाद डोमेन और रेंज बताना है। कंप्लीट कर लीजिए बेटा। y कैसे आएगा? x का स्केल करने पर y आ जाएगा। ठीक है, हम x का स्केल करेंगे तो क्या आ जाएगा? y। तो x का स्केल करते जाएं। -4 स्क्वायर 16, -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर is 1, 2 स्क्वायर is 4, 3 स्क्वायर is 9 and 4 स्क्वायर is 16। अब बेटा हम ग्राफ बना सकते हैं। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स y और x में अगर एक का स्क्वायर हो और एक का नहीं हो तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला की शेप्स क्या होती हैं? ये होती है पैराबोला की शेप्स। पैराबोला, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, ये है। बेटा ये वाला जो है पैराबोला, ये जो पैराबोला है कि कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? जैसा y एक्सिस से इस साइड है राइट साइड में, वैसा ही y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है। जबकि इस पैराबोला को देखो, ये जो पैराबोला है जैसा x एक्सिस के ऊपर है वैसा ही x एक्सिस के नीचे है। तो ये पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाला पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक। और ये वाला पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट बेटा जैसा y एक्सिस से राइट में वैसा ही y एक्सिस से लेफ्ट में है। तो ये है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बेटा शेप तो आपको इससे ही पता चल जाएगी जो हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर x की वैल्यू -4 है तो y16 हम बनाते हैं 0। ये स्ट्रेट लाइन बना लेना बेटा, थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी। यस बेटा, 1 2 3 4, -1, -2, -3, माइनस। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 16। If x is -4, y is 16. If x is -4, then y is 16. If x is -3, then y is 9. Okay? If x is -2, then y is 4. If x is -2, y is 4. If x is -1, then y is 1. If x is 0, then y is 0. यानी कि ये वाला पॉइंट भी आएगा 0 0। If x is 1, y is 1. If x is 2, then y is 4. If x is 3, then y is 9. X is 4, then y is 16. ठीक है, अब बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, बनेगी भी नहीं स्ट्रेट। ये पैराबोला कुछ इस शेप का होता है। अभी मैंने बताया ना पैराबोला कुछ इस शेप का होता है।
पैराबोला। तो आपको x की वैल्यूज गिवन थी, x की वैल्यू को हमने फंक्शन में पुट करते गए, कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आती गई, जिससे हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करने आते हैं पॉइंट्स को, लेकिन अब हम कुछ इस शेप में हमने लिया। या पेंसिल से स्केच करते हुए इस शेप में क्यों लिया, क्योंकि क्या है, ये पैराबोला बनेगा। और पैराबोला भी मैंने बताया, पैराबोला की शेप इस तरह से होती है। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, डिटेल में बेटा मैं पैराबोला समझाऊंगी, आगे एक चैप्टर आएगा कॉनिक सेक्शन, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी पैराबोला। अभी बस इतना ही समझ लें कि पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो ये बन गया पैराबोला। अब आपको इस पैराबोला के लिए डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन तो बहुत सिंपल, आप बहुत इजीली बता देंगे बेटा। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, यानी कि वो एक्स जिसके लिए वाई हो, वो क्या होता है? डोमेन। तो मुझे बताइए डोमेन क्या होगा इसमें? हाँ जी बेटा, इसके लिए डोमेन कौन बताएगा मुझे? रियल नंबर। वो तो आप इसी से ही देख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है रियल से रियल है, तो फंक्शन है तो सभी रियल ही डोमेन होंगे, वरना फंक्शन ही ना बनता ना। अगर फंक्शन है तो सभी एक्स की वैल्यूज के लिए इमेज होगी, तभी फंक्शन है। ये सभी जो रियल्स हैं ये डोमेन है। लेकिन रेंज जरूरी नहीं है ये होगी, क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये कैपिटल आर तो क्या है? कोडोमेन है, रेंज नहीं है। कैपिटल आर, ये वाला आर तो डोमेन है। इससे हमें पता चलेगा कि डोमेन रियल नंबर्स है। इससे हमें पता चला कि डोमेन क्या होगा इसमें? डोमेन इज ऑल रियल्स। डोमेन इज ऑल रियल्स। ठीक है, मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब हम रेंज की बात करें। अब जो रेंज है, ये आर तो कोडोमेन है और रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का। लेकिन रेंज क्या होती है? अभी मैंने पीछे भी याद करो, अभी मैंने एक बनाया था ग्राफ किसका? कांस्टेंट फंक्शन का, जिसमें x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू तो c ही थी। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, y की वैल्यू तो क्या थी? c ही थी। तो इसलिए रेंज क्या आ गई थी इसमें? c। अब आप देखो y की वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, देखो y की वैल्यूज, ये सभी y की वैल्यूज हैं, सॉरी ये है y की वैल्यूज। अब आप मुझे बताएंगे y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? y की वैल्यू, आप ग्राफ को देखो, मुझे बताओ क्या y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? ये बात सबको क्लियर है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि y तो कैसे आएगा? जब x का स्क्वायर कर देंगे, चाहे नेगेटिव ले लो रियल और चाहे पॉजिटिव ले लो, उसका स्क्वायर करने पर y की वैल्यू आएगी। मींस y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती? नेगेटिव नहीं आ सकती। तो रेंज भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो नेगेटिव तो नहीं आ सकती, जीरो आ सकती है? जीरो आ सकती है। देखो x को जीरो रखो तो y तो जीरो है ना, तो y की वैल्यू जीरो तो आ सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकती। y की वैल्यू से y की वैल्यूज नेगेटिव नहीं आ सकती। तभी ग्राफ को देखो, ग्राफ अपवर्ड है, y की वैल्यू जीरो तो है लेकिन डाउनवर्ड नहीं है। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, y की वैल्यू जीरो है या फिर पॉजिटिव है y। ठीक है, then who will tell me the range of this one function? Who will tell me the range of this one function? Yes, बोलो। पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बात गलत है, पॉजिटिव रियल नंबर, आप मुझे इंटरवल की फॉर्म में बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हैं इंटरवल में? बताओ इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बोलना चाहते हो? अगर आप जीरो टू इंफिनिटी कहते हैं तो बच्चे क्या जीरो जो है पॉजिटिव है? आप याद करो, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने सेट में, क्या जीरो पॉजिटिव है? हाँ जी, बताया था ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आप इंटरवल में तो ठीक बता रहे हो मुझे कि रेंज जीरो टू इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी हमें नहीं पता क्या है, तो इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रेसेस लगती हैं, लेकिन रेंज में जीरो तो इंक्लूड होगा ना। ये देखो, रेंज में जीरो तो इंक्लूड होगा, तो जीरो की तरफ क्या लगानी है? क्लोज ब्रेकेट लगानी है।
जीरो की तरफ क्या लगानी है आपको, क्लोज ब्रैकेट लगानी है। तो रेंज क्या है, जीरो टू इंफिनिटी है, जीरो की तरफ क्लोज और इंफिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन बच्चे ये पॉजिटिव रियल नहीं है, पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता। ये क्या है, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2, तो अगर मैं नेगेटिव्स को छोड़ दूं तो क्या आ जाएंगे, यानी कि ये क्या है, नॉन नेगेटिव। लेकिन आप लिखने में हमेशा गलती करोगे, आप हमेशा पॉजिटिव लिख दोगे, इसलिए ऐसा नहीं लिखना। आप हमेशा इंटरवल की फॉर्म में लिखो ताकि गलती नहीं हो, वरना बहुत बच्चे पॉजिटिव लिखते हैं और गलती हो, वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसलिए आप कभी पॉजिटिव नेगेटिव लिखो ही मत। आप या तो नॉन नेगेटिव लिखें तो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इंटरवल फॉर्म में लिखो, कभी गलती करोगे ही नहीं फिर, वरना गलती कर दोगे। तो रेंज 0 टू इंफिनिटी इंटरवल में लिखो, जहां पर 0 की तरफ क्लोज और इंफिनिटी पर ओपन, और डोमेन के लिए -∞ टू इंफिनिटी। यस क्लियर बेटा। अगर किसी को क्लियर नहीं है कि मैंने डोमेन रेंज कैसे निकाला तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को डोमेन रेंज में डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, वरना फिर हम आगे आ रहे हैं। बेटा आपकी बुक में बोलो, एनीबॉडी कैन आस्क, रेंज बता दो। रेंज होता क्या बच्चे, रेंज क्या होता है, जो x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएंगी ना, यानी कि जिन पर एरो डायग्राम, जिन पर जिनसे एरो एरो जुड़े होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर और भी वैल्यूज थी a b c d, इसी तरह यहाँ सारे रियल्स हैं, सारे रियल्स मींस -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सभी रियल्स हैं, ठीक है। मैं फिर से बता, यहाँ पर सभी रियल्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी सभी रियल्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं -3 की इमेज देखूं क्या होगी, 9, -3 की इमेज होगी 9, -2 की इमेज क्या होगी 4, -2 की इमेज होगी 4, -1 की इमेज क्या होगी 1, -1 की इमेज होगी 1, 0 की इमेज क्या होगी 0, 0, 1 की इमेज क्या होगी, 1 की इमेज होगी 1, -1 और 1 दोनों की इमेज क्या होगी 1, -2 और 2 दोनों की इमेज होगी 4, -3 और 3 दोनों की इमेज होगी 9। बेटा रियल में तो इसके बीच वाले भी आएंगे ना, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.04, तो -0.1 और -0.2 और +0.2 दोनों की इमेज क्या होगी 0. ये आप देखो बच्चे, कभी भी एरो जाकर इनसे जुड़ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर, नेगेटिव से नहीं जुड़ेगा ना, जो एरो है हमेशा 0 से लेकर जो नीचे वाले नंबर है इनसे ही जुड़ेगा ना, ये बात क्लियर है। इनका स्क्वायर करेंगे, -3 की इमेज 9, -2 की 0.1 की 0.01, 0.2 की 0.04, तो जो एरो है वो इन नेगेटिव से जाकर नहीं जुड़ सकता ना, एरो जो है जाकर यहाँ से आपको नेगेटिव भी उठा लिया हमने, तो भी एरो ऊपर वाले नेगेटिव से जाकर नहीं जुड़ सकता। जब एरो ऊपर वाले नेगेटिव से नहीं जुड़ेगा तो रेंज में ये वाले नेगेटिव नहीं आएंगे ना, कोडोमेन में तो है पूरा, लेकिन रेंज में तो वही आते हैं जो एरो डायग्राम से जुड़े हो, रेंज में तो वही आते हैं ना जो एरो डायग्राम से जुड़े हो। तो रेंज में क्या नहीं आएंगे, ये नेगेटिव नहीं आएंगे, रेंज में क्या आएंगे 0 से लेकर और सारे पॉजिटिव। आप देखो रेंज में क्या आएंगे, एरो डायग्राम से कौन से जुड़ेंगे, 0 से लेकर सारे पॉजिटिव। तो रेंज क्या होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी रियल नंबर्स होंगे। यस क्लियर और नॉट क्लियर।
पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बेटा एक और एग्जांपल दिया है, ये आप खुद कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यूज आपको टेबल बनाकर एक्स की वैल्यूज दी हैं, उनका क्यूब करते जाएंगे तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, x 0 then y 0, x 0 then y is also 0, x1 then y1, x2 then y8, x minus 1 then y minus 1, x minus 2 then y minus 8। अब इसके लिए ग्राफ बनाते जाएं, आप ग्राफ बनाएं, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x कैसे, x is 0 y 0, x is 1 y is 1, x is 2 y is 8, x is minus 1 y is minus 1, x is minus 2 y is minus 8। इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और हम डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन देखो ऑल रियल है, और रेंज रेंज देखो पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, रेंज पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो रेंज भी ऑल रियल्स और डोमेन भी ऑल रियल्स। डोमेन और रेंज क्या होंगे, ऑल रियल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, आपको पता ही चल रहा होगा नाम से ही क्या होते हैं रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस जो फंक्शंस एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, these are called the rational functions। जो functions f(x) by gx की फॉर्म में हो, where g of x is not equal to 0, those are called the rational functions। तो अब हमें एक एग्जांपल दिया है, जो है एग्जांपल नंबर 15 रेशनल फंक्शन का। क्या है फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया है f that is रियल माइनस 0 से रियल माइनस 0 का ही है फंक्शन, रियल माइनस 0 से जो है, सॉरी यहाँ रियल पाई है, क्योंकि जो डिफाइन होगा वो रेंज में आ जाएगा, ये पूरा। और फंक्शन है y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इक्वल टू फंक्शन है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता ना, x जो है रियल माइनस 0 है। टेबल गिवन है, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और फिर डोमेन और रेंज बतानी है। टेबल कंप्लीट करते हैं हम पहले, तो फिर डोमेन और रेंज बताएंगे। x की वैल्यू गिवन है और कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टेबल में x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -2, -1.5, -1, -0.5, -0.25, -0.5 के बाद 0.25, क्योंकि 0 तो इंक्लूड नहीं है ना, x जो है 0 नहीं है, इसलिए x को 0 नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया है x y के वैल्यूज में भी। इसके बाद 0.5, then 1, then 1.5 and then 2। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कीजिए। x अगर -2 है तो y क्या होगा, 1 बाय -2, 1 बाय -1.5, 1 बाय -1, 1 बाय -0.5, 1 बाय 0.25, 1 बाय 0.5, 1 बाय 1 1, 1 बाय 1.5 और 1 बाय। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1/2 यानी कि क्या आ गई y की वैल्यू -0.5, ये क्या आ जाएगा 10 -10/15,
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.67, -0.67 -1, -1/0.5 -2, 1/0.25 क्या आ जाएगा, 4, 2, 1 और 1/1.5 0.67 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये बेटा हमने टेबल कंप्लीट कर ली, हमें x की वैल्यूज गिवन थी, कॉरस्पॉन्डिंगली हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाते जाएं, आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ किस तरह का ग्राफ बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -1, -2, 1, 2, 3. If x is -2, then y is -0.5. If x is -2, then y is -0.5. तो कुछ यहाँ होगा, ठीक है। If x is -1.5, then y is 0.67. कुछ यहाँ होगा। If x is -1, then y is -1. कुछ यहाँ होगा। If x is -0.5, then y is -2. कुछ यहाँ होगा। If x is, तो आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का कट करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव पे आ जाएं। पॉजिटिव में if x is 0.25, then y is 4. X is 0.25, then y is 4. If x is 0.5, then y is 2. X is 0.5, then y is 2. यहाँ होगा। If x is 1, then y is 1. यहाँ होगा। If x is 1.5, then y is 0.67. यहाँ होगा। X is 2, then y is 0.5. X is 2, then y is 0.5. यहाँ होगा। ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया बेटा ये हमने। अब डोमेन और रेंज की बात करें, इसमें अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज। हाँ जी, यहाँ पर चेक करके बताएं मुझे डोमेन क्या है इस फंक्शन के लिए। हाँ जी बेटा, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। यस, थोड़ा तेज बोलो, ऑल रियल्स कह रहे हैं बेटा, जीरो नहीं आएगा। यस, रियल्स में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। रियल में यस, डोमेन में क्योंकि फंक्शन क्या है, रियल माइनस जीरो से रियल पर, यानी कि अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो एरो डायग्राम में इसमें जीरो है ही नहीं। देखो रियल माइनस जीरो है, सभी रियल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, -1.5 -1, लेकिन जीरो नहीं है, फिर 0.1 0.2 इस तरह से है। तो डोमेन में जीरो नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस जीरो। बेटा फंक्शन डिफाइन ही इस तरह से किया है, क्यों किया है इस तरह से डिफाइन, क्योंकि अगर डोमेन में जीरो ले लिया ना, अगर x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी। तो जीरो की तो इमेज ही नहीं बनेगी। अगर यहाँ जीरो होता ना तो जीरो की इमेज इंफिनिटी, इंफिनिटी पता ही नहीं हमें क्या होता है, तो जीरो की इमेज ही ना बनती, तो फंक्शन ही नहीं होता। अगर अगर वो जीरो भी इंक्लूड कर देता तो डिफाइंड ही नहीं था, ये फंक्शन ही नहीं था। अगर वो डोमेन में ऑल रियल्स ले लेता तो ये फंक्शन ही नहीं था, इसलिए उसने डोमेन में जीरो नहीं लिया। तो डोमेन क्या है, रियल माइनस जीरो। ठीक है, रेंज, हु विल टेल मी द रेंज, y की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, जीरो को छोड़कर जब हम y की वैल्यूज x की वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, देख लीजिए आप। y की वैल्यूज जीरो नहीं आएगी, नहीं है ना जीरो, बाकी सभी है y की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या होगा बेटा, कौन बताएगा मुझे? यस बेटा, रेंज। यस, हु विल टेल? यस, हर्षिता, मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलो हर्षिता, तेज बोलो थोड़ा। एक्सक्लूडिंग जीरो। हाँ जी बेटा, तो रेंज में भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो ग्राफ में देखो, y की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती ना, y की वैल्यू जीरो कब आएगी? अगर x को इंफिनिटी रखेंगे, 1/इंफिनिटी जीरो है, इंफिनिटी तो पता ही नहीं क्या है, क्या होता है नहीं पता ना हमें, तो रेंज भी क्या होगी? रियल माइनस जीरो। y की वैल्यू भी जीरो नहीं आ सकती, ठीक है, और x की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है? रियल माइनस जीरो। ओके, इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन, इसको ध्यान से समझें सभी। इसके बाद मैं बता रही हूँ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। बोलो। हाँ जी, ग्राफ। बेटा उसके बिना ना आपको फिर ना समझ ना आती, समझ नहीं आएगा अच्छे से डोमेन रेंज क्या है। अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो फिर बच्चे आपको समझना ही पड़ेगा ना कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ग्राफ के बिना अच्छे से समझ ही नहीं आएगा डोमेन क्या और रेंज क्या है। ग्राफ से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा डोमेन और रेंज। और कुछ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे मैं बताऊंगी रेशनल फंक्शन, ग्राफ के बिना समझ ही नहीं आएगा बेटा आपको रेशनल फंक्शन। ग्राफ के बिना आपको रेशनल फंक्शन समझ में ही नहीं आएगा। देखो मैं रेशनल फंक्शन करवा रही हूँ आपको। रेशनल फंक्शन, यस बेटा, रेशनल फंक्शन, सॉरी मॉड्यूलस, रेशनल हम कर चुके हैं, रेशनल फंक्शन हम कर चुके हैं, मॉड्यूलस मॉड्यूलस आपने पढ़ा हुआ है ना मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अब मैं एक बार ना मॉड्यूलस फंक्शन को रीडिफाइन कर रही हूँ, जिसको समझ में आ गया मुझे बताए। ये है मॉड्यूलस फंक्शन, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। मैं मॉड्यूलस फंक्शन को रीडिफाइन कर रही हूँ, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x if x is greater than or equal to 0, minus x if x is और ठीक है बेटा, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x फंक्शन है, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रही हूँ, मींस y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x को मैंने रीडिफाइन किया बाय रीडिफाइनिंग मॉड्यूलस ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0 and modulus of x is minus x if x is less than 0। ये बात किसी को समझ में आई? बेटा म्यूट कीजिए। यस बेटा, ठीक है। हाँ जी, हम
फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे थे, तो फंक्शन को हम रीडिफाइन कर रहे हैं, तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, it is equal to x if x is greater than equal to 0 and it is equal to minus x if x is less than 0. क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं? किसी को समझ में आई है ये बात तो बताओ मुझे. अच्छा देखो, अगर x की वैल्यू है 2, ठीक है, देन y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 होता है, और अगर x की वैल्यू है 0, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 0 क्या होता है? 0. यानी कि दोनों से क्या पता चला, अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो y किसके इक्वल है? x के इक्वल आ गया ना y, तो y x के इक्वल है. लेकिन अगर मैंने x को लिया -1 तो y क्या होगा? y क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ -1 दैट इज 1. अगर x को मैंने नेगेटिव लिया तो y और x इक्वल नहीं आए ना. y किसके इक्वल आया? -x के इक्वल आया. इस केस में y किसके इक्वल आया? x के इक्वल नहीं आया. x तो -1 था और y क्या आया? 1. इस केस में x और y इक्वल नहीं है. y किसके इक्वल है? -x के इक्वल है अगर x क्या है? 0 से लेस है. क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो इसको तो पॉजिटिव ही होना है, मॉड्यूलस लगा लिया तो, ठीक है, क्योंकि y क्या है? मॉड्यूलस है ना, y है क्या, तो ये क्वांटिटी होगी तो पॉजिटिव ही. लेकिन x अपने आप में नेगेटिव है. x क्या है? नेगेटिव. x नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. आपने देखा बेटा, अगर मैं x को नेगेटिव लेती हूँ तो y की वैल्यू x के इक्वल नहीं आई, क्योंकि y तो मॉड्यूलस है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता. x तो नेगेटिव है, x तो नेगेटिव है, लेकिन मैं मॉड्यूलस लेती हूँ तो मॉड्यूलस की वैल्यू तो पॉजिटिव आती है ना, तो x को माइनस से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आएगी. तो अगर x लेस देन 0 है तो y क्या? y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x किसके इक्वल होगा? -x के. बेटा ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है, आपको बाहर माइनस साइन चाहे दिख रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है, ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव है. क्योंकि ये x क्या है? नेगेटिव है. x जो है 0 से छोटा है, x नेगेटिव है. नेगेटिव के बाहर भी नेगेटिव लग गया कि और क्या हो गया? पॉजिटिव. तो -x नेगेटिव नहीं है, -x तो पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव है. -x तो पॉजिटिव है, लेकिन x अपने आप में नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? ये ओवरऑल पॉजिटिव. तो अब ये सबको बात क्लियर हो गई होगी. अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x x के इक्वल होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x के इक्वल होता है अगर x क्या है? लेस देन 0 है. ठीक है बेटा, अगर x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x किसके इक्वल होता है? -x के इक्वल. हाँ जी, सबको मॉड्यूलस फंक्शन समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछो बेटा. क्लियर सबको? ठीक है. अब बेटा मैं ना ग्राफ बना रही हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का. ग्राफ बनाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का. तो पहले मैं टेबल बना रही हूँ. टेबल बना रही हूँ मैं. अगर x 0 है तो y भी क्या होगा? 0. अगर x 0 है तो y और x इक्वल होते हैं, ठीक है, और अगर 0 से ग्रेटर है तो भी y और x इक्वल. ठीक है. यस बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं x की वैल्यू, पहले तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो वही रियल से रियल पर है. f इज अ फंक्शन
फ्रॉम रियल्स टू रियल्स। एक्स अगर मैं 3 लेती हूँ तो वाई भी 3। अगर मैं कुछ पॉइंट पे ले लेती हूँ 3.1 3.2 लेती हूँ तो वाई भी क्या हो जाएगा 3.2। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ, अगर मैं एक्स को ले लेती हूँ -1, अगर x नेगेटिव है तो y और x इक्वल नहीं होंगे। x को -1 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आएगी। -2 then 2 -3.2 then -3.2 सॉरी +3/2 और अगर 3 है तो 3 आएगी। ठीक है, तो मैं डेसिमल नहीं ले रही, डेसिमल वाले नहीं लिख रही ग्राफ बनाने के लिए, मैं ओनली -3 ले रही हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ग्राफ बनाइए। If x is 0 then y is 0, ये पॉइंट हो गया। -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। If x is 0 then y is 0. If x is 1 then y is 1. If x is 2 then y is 2. If x is 3 then y is 3. If x is -1 then y is 1. If x is -1 then y is 1. If x is -2 then y is 2. If x is -3 then y is 3. तो ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, ये और तो आप देखो बेटा, मुझे पहले तो डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा इसके लिए, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या रहेगा। x की वैल्यू तो हम कोई भी रियल पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होगी, रेंज बताओ बेटा मुझे, इस फंक्शन के लिए रेंज क्या होगी। कोई यस, 0 to infinity, गुड वेरी गुड। रेंज क्या होगी 0 to infinity, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं y की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आ सकती ना बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन है तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। जब ग्राफ में देखो, देखो y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव ही है 1 2 3, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, नीचे नहीं है ना y की। x की वैल्यू तो देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव ही है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो रेंज क्या होगी, 0 है बेटा, रेंज में देखो 0 इंक्लूड है, x is 0 then y is 0। तो रेंज में 0 तो है लेकिन नेगेटिव्स नहीं है, तो 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन आती है और 0 को इंक्लूड करना है क्योंकि रेंज 0 भी है। तो रेंज क्या होगी 0 टू इंफिनिटी, 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, ये था बेटा मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बाद आ जाता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन y equal to f of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, and -1 if x is less than 0। ये बेटा सिग्नम फंक्शन है क्या, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 1, और अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो y की वैल्यू -1। बेटा मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं टेबल बना दी पहले, टेबल में अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -3 -2 -1, 0 से अगर लेस है -0.5, अगर 0 से लेस है तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। तो सब जगह y की वैल्यू क्या आएगी -1। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मींस अगर आप x की वैल्यू 0.1 रखते हैं, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 1 आएगी, 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 1, 0.1 पे भी 1, 0.2 पे भी 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1। तो अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो y की वैल्यू माइनस,
0 है तो y की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 1। सिग्नम फंक्शन ये है। तो ग्राफ बनाएं। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 ही आ गया, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, -1 -2 में, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -0.1 पे भी y की वैल्यू -1, -0.2 0.3 -1 -2 सब पे y की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। ये बनेगी लाइन। और अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी कि x की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 1, सब पर y की वैल्यू क्या है, 1। सबके लिए 2 के लिए भी y की वैल्यू 1, 3 के लिए भी y की वैल्यू 1, 4 के लिए भी y की वैल्यू 1। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब मुझे डोमेन बताओ, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम फंक्शन में। डोमेन तो पता चल रहा है ना, क्या है, ऑल रियल्स। डोमेन क्या है, वैल्यू कोई, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, चाहे कोई भी नेगेटिव रखो, कोई भी पॉजिटिव रखो, 0 रखो, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल्स, यानी कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब रेंज मुझे कौन बताएगा, इस फंक्शन के लिए रेंज मुझे कौन बताएगा, हु विल टेल। -1 0 1, वेरी गुड। और कौन सी ब्रेसेस लगाऊं बेटा, रेंज तो आपने बता दी कि y की वैल्यू या तो -1 आएगी, या ब्रेसेस कौन सी लगाऊं इसमें, कर्ली ब्रेसेस, वेरी गुड। क्योंकि कर्ली ब्रेसेस ही क्या बताती हैं कि पर्टिकुलर यही एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 1, कर्ली ब्रेसेस ही बताती हैं। जबकि अगर मैंने ओपन या क्लोज लगा दी ब्रेसेस, तो ओपन और क्लोज ब्रेसेस तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हमें इंटरवल नहीं लेना, हमें तो पर्टिकुलर यही एलिमेंट्स लेने हैं, -1 0 1। अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर चाहे सभी रियल्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी नेगेटिव हैं उन सबकी इमेज क्या होगी, -1। जितने भी नेगेटिव हैं सबकी इमेज क्या आएगी, -1, और 0 की 0। जितने भी पॉजिटिव हैं उन सबकी इमेज क्या आएगी, 1। तो देखो, कोडोमेन में सिर्फ 1 0 और 1 यही 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज है। कोर डोमेन में एरो से सिर्फ यही 3 जुड़े हुए हैं, यानी कि कोर डोमेन में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 1, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। प्री इमेज समझते हो ना, तो जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वही रेंज में इंक्लूड होते हैं। तो -1 0 और 1 की प्री इमेज है, बाकी किसी भी एलिमेंट की, देखो -3 की प्री इमेज नहीं है ना, बाकी किसी की प्री इमेज नहीं है, तो रेंज में -1 0 और 1 आएंगे, ठीक है बेटा। हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं। एक फंक्शन बच गया बस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे कि हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।